पिछले 2 वीडियो में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी की लंबी कविता अंधेरे में के 2 भागों का पाठ किया था। आज ये उसी क्रम में अगला वीडियो है जिसमें हम उसी कविता के तीसरे भाग का एक पाठ करने का प्रयास करेंगे। जब भाग 2 किया था तो वहाँ पर ये बात सामने आई थी कि वो बहुत देर से दरवाज़ा खोलते हैं जो काव्य नायक हैं, और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर कोई होता नहीं, और फिर एक पक्षी की चीख गूंजती है जो कहती है कि उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए अब शोध करना पड़ेगा, उसे खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो गांवों में शहरों में वो निकल गया है। अब उसी के बाद ये तीसरा खंड शुरू होता है जिसमें वो कहते हैं, समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। नहीं समझ में आ रहा कि जागृतावस्था है या सुप्तावस्था है, और जो कुछ हो रहा है वो जैसे चेतन और अवचेतन के बीच में वो घट रहा है। कहते हैं, दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काल गल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित कृतियों सी, अलग व दूर दूर। इसमें दिए जलने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से अब शाम का समय हो रहा है और उसी के कारण एक पीली आभा जो है वह फैल गई है, और उसमें लगता है कि जैसे काल जो है वो अपनी यात्रा कर रहा है, और जितनी भी आकृतियां उस पीले प्रकाश में दिख रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वे जड़ है, यानी कि उनमें कोई जीवन नहीं है, कोई जान नहीं है। वो प्रायः मतलब ऐसा दिखता है कि जैसे मृत है, मृत प्राय, और उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, वे अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, निर्जीव है। यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ। तो यहाँ पर आकर के फिर ये बात स्पष्ट होती है कि दृश्य जो है वो कमरे का है। इस भाग में अगर दृश्य की बात करें तो कमरे का दृश्य है, फिर वो बालकनी की तरफ जाते हैं, बालकनी से वो मतलब आकाश देखते हैं, आकाश में उनको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद वो एक सड़क पर निकलता हुआ जुलूस देखते हैं, और उस जुलूस का ही उन्होंने पूरे तीसरे भाग में वर्णन किया है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हिंदी आलोचना में दिखती हैं। और फिर इसी भाग में वो जो जुलूस के लोग हैं वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे, पर उन्हें पता लग जाता है कि ये उन्हें देख रहे हैं, तो इसलिए वो उनको मारने के लिए सैनिक छोड़ देते हैं। और यहाँ पर इस भय के साथ ये भाग खत्म होता है। तो वो कमरे में है और जगह का नाम सिविल लाइंस बताया गया है। तो सिविल लाइंस का इलाका जबलपुर का इलाका हो सकता है, क्योंकि वहाँ आगे घंटा घर की भी चर्चा आएगी, तिलक की मूर्ति की चर्चा आएगी। तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि जबलपुर शहर की ही बात हो रही है, और वहाँ अपने घर के अंदर वो शाम को बैठे हुए हैं, और ये सिविल लाइंस का इलाका है। आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा, सलेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ?
मैं हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर उनको फिर एक चेहरा दिखाई देता है जिसे वो खुद से कनेक्ट करते हैं, और या हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से एक आत्म साक्षात्कार उनको हो रहा है, यानी कि एक उदासी जो है वो उनके चेहरे पर स्थापित सी दिखती है। और जब हम बच्चे को डांट देते हैं या किसी कारणवश जब उसकी पिटाई होती है तो वो बहुत उदास दिख जाता है। तो उन्होंने यहाँ उस चेहरे को मार खाए बच्चे की तरह उदास चेहरा बताया है। और जाहिर है कि ये सब कुछ जो पिछले दो भाग हमने देखे हैं, समझे हैं, उसकी भूमिका में ही ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लगातार कष्ट सहने का, अपनी तंद्रा तोड़ने का और उसके साथ साथ एक लोहा लेने का जो एक चेतना है वो द्वंद्व के रूप में चल रही है। और उसके साथ साथ एक दबाव वो लगातार हवाओं का या जिसको कह दें कि विरोधी ताकतों को वो देख रहे हैं। उसी में ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा जो है वो बहुत उदास हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। कहते हैं रात के 2 हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज। तो ये काफ़ी रात हो गई है, और ये जो जबलपुर का इलाका है या मध्य प्रदेश को हम देखें तो बहुत हरा भरा क्षेत्र है वो। और वन संपदा वहाँ की आज भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सियारों का हो और साथ ही रेलगाड़ियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी सलेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखे। अब उदास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मन में आशंका है कि कुछ बहुत खराब घटने वाला है, कुछ बहुत भयानक घटने वाला है। उसकी एक आशंका उनके मन में जो है वो बैठी हुई। और जो आवाज़ें आ रही हैं वो सियारों की आ रही है, तो उसे कोई बहुत अच्छी आवाज़ नहीं मानेंगे, डरावनी आवाज़ मानेंगे। रेल के पहियों की आवाज़ आ रही है रात को, चलती हुई रेल की। तो उसमें भी एक डर है कि ये जो आवाज़ आ रही है अभी थोड़ी देर में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी कि जो बुरा नहीं घटा है वो भी उनके मन में एक आशंका की तरह बैठ रही है। और इसको इन्होंने कहा है अचेतन प्रतीक्षा। तो अचेतन प्रतीक्षा का मतलब ये है कि मन के कहीं बहुत भीतर एक ऐसी घटना घटने की प्रतीक्षा हो रही है, जैसे ये बहुत श्योर है कि कुछ बहुत खराब घटने वाला है। चिंता के गणित अंक, असंख्य चिंताएं, एक नहीं दो नहीं, कई तरह की चिंताएं जो हैं वो आसमानी सलेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। तो खिड़की से बाहर जब आसमान को देख रहे हैं तो वो आ, एक सलेट पट्टी की तरह दिख रही है, और उस पर जो आकार दिख रहे हैं वो ऐसी नंबरों के दिख रहे हैं जो कि दुर्घटनाओं से जुड़े हुए हैं, यानी कि कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं वो एक तरह से अंदाज़ा लग रहा है। और वैसी परेशानी जो है हो रही है। तो इस स्थिति पर रामविलास जी कहते हैं, उनका लेख है नई कविता और मुक्ति बोध का पुनर्मूल्यांकन। इस स्थिति को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी की है वो ये है कि ये उत्तेजित त्रस्त मन की असामान्य अवस्था का चित्रण। उत्तेजित त्रस्त मन
की असामान्य अवस्था का चित्रण, यानी कि सामान्य अवस्था नहीं है, बहुत उत्तेजित है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कहते हैं इसी बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए कि रात के 2 बजे जंगल में सियारों की आवाज़ सुनाई देती है, रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ गूंजती है, मन में किसी अनपेक्षित असंभव घटना का संदेह पैदा होता है, अचेतन प्रतीक्षा का जन्म होता है कि कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। ऐसा त्रास विपरीत संदर्भों में प्रकट होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये त्रास है, ये विपरीत संदर्भों से उपजा हुआ त्रास है। और ये विपरीत संदर्भ क्या हो सकते हैं? हम पहले भी मध्यवर्गीयता की बात करते हुए आए हैं, तो वो अपने आप में एक यथास्थितिवाद को लिए हुए चलता है, परिवर्तन को बहुत स्वीकार नहीं करता, जो जैसा है वो चलने देता है। तो जब कोई उसे परिवर्तित करना चाहता है तो वो परिवर्तन आसान नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन और समाज में ही जो लोग होते हैं वो उस परिवर्तन के पक्ष में नहीं होते। इसलिए ये आशंकाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। आगे वो क्या कहते हैं, अब जब वो खिड़की से कमरे से आसमान देख रहे हैं तो क्या कहते हैं कि हाय हाय टॉल्स्टॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। तो अभी तक तो आकाश को वो बहुत बेचैनी से देख रहे थे, लेकिन कहीं बीच में एक थोड़ी सी राहत उनको दिखती है, क्योंकि उसी में उनको टॉल्स्टॉय का चेहरा दिखाई देता है, जो पृथ्वी को देख रहे हैं। यानी कि ऐसे चिंतकों की दृष्टि में पृथ्वी अभी है, इसकी संभावना बची हुई है। शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉल्स्टॉय नुमा। तो जो वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उस अभिव्यक्ति में जो उनका एक जिसको कहें कि इच्छा है अभिव्यक्त करने की, उसमें वो टॉल्स्टॉय नुमा आदमी को देखते हैं। और उनके जो उपन्यास है, जो अनलिखी जो उनकी रचना है, उसके केंद्रीय संवेदन से वो टॉल्स्टॉय को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो देखनी होगी कि टॉल्स्टॉय का जो संदर्भ है उस पर रामविलास जी अपने उसी लेख में कहते हैं कि अंधेरे में कविता में साहित्य की गौरवशाली परंपरा के प्रतिनिधि रूप में टॉल्स्टॉय मौजूद है। जो उपन्यास मुक्तिबोध लिखना चाहते थे, उसके वह प्रेरक स्रोत थे। इसका यह अर्थ नहीं कि मुक्तिबोध युद्ध और शांति या अन्ना कैरेनिना का नया संस्करण प्रस्तुत करना चाहते थे। अब यहाँ पर आकर के जो रामविलास जी कहते हैं, वह निश्चित रूप से बताती है कि मुक्तिबोध के जेहन में जो लिखने का संस्कार है, उसमें टॉल्स्टॉय और उनका लेखन और उनकी रचनाशीलता एक आवश्यक या अनिवार्य तत्व के रूप में मौजूद है। तो मुक्तिबोध को शायद ये लगता है कि रचनात्मकता जो है वो उस संशय से लड़ने का माध्यम है, लेकिन कैसी रचनात्मकता? ऐसी रचनात्मकता जो टॉल्स्टॉय जैसी हो। अब इसी क्रम में खुद अगर मुक्तिबोध जी का हम लेखन देखें तो उनकी रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली के 5वें भाग में, जिसे नेमीचंद जैन जी ने संपादित किया है, उसी में एक लेख है उनका, नवीन समीक्षा का आधार। तो उसमें
वो टॉल्स्टॉय का जिक्र करते हैं किस रूप में कि आप देखिए कि टॉल्स्टॉय की नैतिक भावना की मूल पीड़ा जिन परिस्थितियों में बद्ध और ग्रस्त जिस टाइप में हो सकती है, वह परिस्थिति और व्यक्तित्व का वह टाइप आज भी हमारे भारतीय जीवन में जैसा कि वह जिया जाता है पाया जाता है। अब निश्चित रूप से जब हम मुक्तिबोध जी के विचार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आम भारतीय जीवन है उसके टाइप को वो टॉल्स्टॉय की नैतिक भावना की मूल पीड़ा के साथ जोड़ते हैं। यानी कि टॉल्स्टॉय का जो नैतिकता संबंधी पक्ष है उसके साथ जो हमारा भारतीय मध्य वर्ग है या भारतीय जीवन है वो एक तरह से जुड़ता है। तो ये अपने आप में बताता है कि क्यों टॉल्स्टॉय का महत्व तीसरे भाग में है, क्योंकि लड़ने की जो शक्ति है, विचार करने की जो शक्ति है, वह बार बार उनको टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों के माध्यम से मिलती है। तो टॉल्स्टॉय के बाद जब आगे बढ़ते हैं अगले बंद में तो वो सीधे जो है उनको एक प्रोसेशन दिखाई देता है। मतलब वो खिड़की से बाहर रंग देख रहे थे, फिर टॉल्स्टॉय दिखते हैं और टॉल्स्टॉय को देखते देखते अचानक उन्हें लगता है कि कोई प्रोसेशन धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहा है। क्या कहते हैं कि प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तानधुन मंद तार उच्च निम्न सर स्वन उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर दीर्घ लहरियां। तो अब उनको फिर से चीज जो है वो सुनाई दे रही है, सुनने पे ज्यादा जोर है, इसीलिए जो धुन बैंड की दूर से बजती हुई सुनाई दे रही है प्रोसेशन में, वो धीरे धीरे उसके चरित्र को वो बता रहे हैं कि क्रमागत तान धुन है, यानी कि एक ऑर्डर के साथ उसको बजाया जा रहा है। और मंदतार उच्च निम्न स्वर स्वन, उनकी जो स्वर है वो कभी बहुत ऊंची और कभी नीची वो सुनाई देती है। उदास उदास ध्वनि तरंगे, यानी कि उनके भीतर कोई उत्साह उस तरह का मौजूद नहीं है। उदास उदास ध्वनि तरंगे है गंभीर दीर्घ लहरियां, गंभीर है यानी कि उनको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता कि कोई मनोरंजन हो रहा है, उसका एक गंभीर अर्थ कुछ ना कुछ ये बनता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। दीर्घ लहरियां, बहुत गहरी यात्रा जो है वो धुनें बहुत दूर से करते हुए आ रही हैं तो उनको सुनाई देती है। अब जब उनको ये सुनाई देता है तो उनका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है और निश्चित रूप से वो गैलरी की तरफ जाते हैं। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता। अब सुन रहे थे इसके पहले, अब देखना शुरू किया। देखता हूँ रास्ता, वह कोल तार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जीवा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। तो उनको वो कैसा दिखाई देता है, वो कोलतार पथ की सड़क है और उस पर जो है वो दूर से ऐसा लगता है कि कोई दिए जो है वो चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो उसकी कल्पना कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं उसकी कल्पना कि जैसे कोई काली जीभ पर दांत, चमकदार दांत जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह का दृश्य उनको दिखाई दिया। अब काली जीवा को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये भी बहुत नकारात्मक और बहुत भयानक है, ये पॉजिटिव साइन नहीं है। तो जो अब तक आशंका थी वो एक स्थूल रूप लेने का प्रयास कर रही है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इसमें एक बात जोड़ सकते हैं कि कमायनी में सारस्वत नगर की बात क्रीड़ा सर्ग में प्रसाद जी करते हैं, तो ये भी एक बात हो सकती है कि जो
सारस्वत नगर बिना संवेदना के जो बनते हैं, वहाँ पर विकास इसी तरह के दिखाई देते हैं। इसको इससे जोड़ा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं, किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल में, सड़क के उस छोर पर ऊपर जो तारे हैं वो बहुत घबराए हुए से लग रहे हैं, बहुत ठंड से ठिठुरते हुए लग रहे हैं। तो उनके तले नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा है इस ओर। एक नीला सा एक उद्भास, यानी कि एक जिसको कहें कि जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है पर कहीं धीरे धीरे वो निर्मित होने लगा है। तो एक ऐसा उद्भास जो है वो पास पास आ रहा इस ओर। दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे उदास तान धनु शत ध्वनि संगम संगीत समीप आ रहा। तो जो अब तक दबी हुई गंभीर तरंगे थी वे अब पास आने लगी हैं, और वो जो उदास तान थी या धुन थी, ये पता लग रहा है कि उसमें कई तरह के सैकड़ों तरह की ध्वनियां जो है वो मिली हुई हैं, और अब वो समीप आता चला जा रहा है। ये उन्होंने देखा। अब उसके बाद वो क्या देखते हैं, और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी। जो गैस लाइट लेकर के चल रहे थे वो जो एक पंक्ति में चल रहे थे वो निरपंक्ति हुए। बीचों बीच उनके सावले जुलूस सा क्या कुछ दिखता, और उनके पीछे जो है एक जुलूस, एक जत्था बहुत बड़ा जो है वो आता हुआ दिख रहा है। यहाँ उन्होंने उसे सावले जुलूस कहा है। तो सावले से क्या अभिप्राय है कि जो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि एक चीज जो बहुत सशक्त है, जो अब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो काफी करीब आ गई। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे। तो नीली रोशनी में अपार्थिव चेहरे, जिनको कहा ही नहीं जा सकता कि वो जीवित हैं या जिनमें कोई जान है, वो चेहरे। बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। तो बैंड दल चल रहा है, गैस लाइट वाले हैं, उसके पीछे बैंड दल वाले हैं, और बैंड दल के पीछे जो है घोड़ों का जत्था दिख रहा है। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता, और उसकी जो एक केंद्रीयता है वो किससे है, अवचेतना से। यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है पर बहुत भयंकर सा लग रहा है, बहुत डर पैदा वो कर रहा है। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? अब वो फिर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये है क्या, ये क्या एक शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की? अब मृत्यु दल का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कोई शोक में मिलिट्री जैसे कोई जुलूस निकाले, तो उस तरह की बात यहाँ पर दिख रही है। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पाथ चल रही। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी यह जादुई करामात। ये क्या है, ये बहुत अजीब है। और जो शहर है उसकी क्या स्थिति है, वो नींद में डूबा हुआ है, एक गहन अवचेतना में है। उसको इस चीज की उसको उसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं कि इतना बड़ा प्रोसेशन चल रहा है। यहाँ पर एक रामविलास जी जो है वो एक बात कहते हैं कि यह अवचेतन व्यक्ति के स्तर पर ही नहीं, समष्टि के स्तर पर भी होता है। अंधेरे में कविता के मृत्यु दल शहर की अवचेतना का मूर्त रूप सा लगता है। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल
पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शहर है वो पूरा का पूरा अवचेतना में ही डूबा हुआ है और चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात हो रही है। चमकदार सांप, सांप विषधर होते हैं लेकिन जब उनकी जो चमक है वो आकर्षित करती है, यानी कि एक ऐसी स्थिति कि जहां ऊपर से देखने में तो कुछ और लेकिन भीतर से और भयानक। कुछ और उनकी कविताओं से जोड़ते उन्होंने ये बात कही है। रामविलास जी आगे कहते हैं इसी लेख में कि नई कविता और मुक्ति बोध का पुनर्मूल्यांकन में कि इस अवचेतन के भीतर ओरांग उटांग बंद रहता है। कविता के शीर्षक में उसे ठीक ही दिमागी गुहा का ओरांग उटांग कहा गया है। मनुष्य ने सभ्यता के ऊपरी सतह के नीचे बड़ी गहराई में अपनी आदि बर्बर रूप को दबा रखा है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि जो ऊपर से सभ्य दिख रहा है दरअसल वो अंदर से बहुत बर्बर है। उसी तरफ रामविलास जी इशारा कर रहे हैं। जैसे अवांछित मनोभाव दबाए जाने पर अवचेतन में छिपे रहते हैं, उसी तरह वांछित मनोभाव भी दमित होकर उसमें पड़े रहते हैं। दोनों प्रकार के दमन का कारण सभ्यता संबंधी मनुष्य की धारणाएं हैं। जो सभ्यता के अनुकूल न हो उसे व्यक्त न करना चाहिए। इस निषेध भावना के कारण निषिद्ध भाव अवचेतन में ठेल दिया जाता है। जो भाव वांछित है किंतु निषिद्ध है और अवचेतन में ठेले जाकर नष्ट नहीं हुए हैं, उनका बहुत सजीव वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है। तो इसे अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो निश्चित रूप से जो कुछ दबा गया है, जो कुछ अभिव्यक्त नहीं हुआ है, वो वांछनीय हो या अवांछनीय हो, उसका एक मिला जुला रूप यहाँ पर इन पंक्तियों में उसको पढ़ा जा सकता है। सब सोए हुए लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी यह जादुई करामात। तो अपनी चेतनावस्था की बात कवि जो है या काव्य नायक जो है यहाँ पर करता है। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कला बत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बैंड के लोग हैं उनका वर्णन वो यहाँ पर कर रहे हैं कि वह कला बत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने हैं। कला बत्तू कहते हैं सोने चांदी का जो बना तार होता है जिससे कभी बॉर्डर बनाते हैं या बीच में चमक पैदा करते हैं उसे, तो वो भी चमकीला और इसीलिए वो चमकदार बैंड दल है। और वो कैसा है, अस्थिर रूप, हड्डियों का ढांचा, यकृत स्वरूप, बहुत बिगड़ा हुआ उसका रूप है, उदर आकृति, आंतों के जालों से उलझे हुए, बाजे वे दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वन तरंगे। तो ये उनका रूप है कि उनकी आंतें भी जो है वो जालों से उलझी हुई दिख रही हैं और उनके साथ बाजे हैं जो भयंकर रूप से दमकते हैं। और गंभीर गीत स्वन तरंगे, स्वन तरंगे यानी जो शब्द है वो बहुत तरंगित रूप में इधर उधर फैल रही, जो गंभीर है, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर। तो इस तरह से देखें तो वो एक गंभीर नेगेटिव अर्थ व्यक्त करते हुए वो बज रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के जब वो पास आ रहे हैं तो वो बहुत भयानक दिखाई दे रहे हैं। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से, लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोर्टार, आर्टिलरी, सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना। अब ये वो पल है कविता में जहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड है वो घट रहा है, यानी कि जो उनके प्रतिष्ठित पत्रकार हैं वो भी इस बैंड दल में उनको दिखाई दे रहे हैं। पत्रकारों का तो काम ये था कि वे इसकी रिपोर्टिंग करते और शहर को जगाते, सचेत करते, लेकिन पता चलता है कि वो भी इस मृत्यु दल के वो
जिसको कहा जाए सदस्य हैं उसमें, वो चल रहे हैं और काफी बड़े नाम शहर के उसमें दिखाई देते हैं। और फिर उनके पीछे संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पश्चात, यानी कि जो सैनिक लोग हैं वो भी चल रहे हैं, लंबी लंबी पंक्तियां हैं, टैंक के दल है, मोर्टार है, आर्टिलरी है, तमाम चीजें हैं। जैसे हम कोई परेड देखते हैं तो परेड में एक एक करके जो प्रदर्शन योग्य जितनी वस्तुएं होती हैं वो एक क्रम में आती हैं, तो लगभग वो एक परेड ऐसी चीजों की देख रहे हैं। सैनिकों के पथराए चेहरे, चिड़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए, गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले कहीं तो भी देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यह क्या, कैवेलरी। तो अब ये जो अंश है, ये जिसको कहा जाए कि हिंदी आलोचना की दुनिया में बहुत चर्चित अंश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो लेखकी वर्ग है, पत्रकार वर्ग है, जिससे परिवर्तन की उम्मीद की जाती है, वो भी इस बैंड में शामिल दिख रहा है, इस परेड में बकायदा शामिल दिख रहा है। तो आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं उनके पीछे ये क्या, कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ। ये कैवेलरी, घोड़ों पर आते हुए जो सैनिक लोग हैं, उनका ये चेहरे का वर्णन कर रहे हैं कि उनका आधा भाग सिंदूरी गेरुआ दिखाई दे रहा है, आधा भाग कोलतारी भैरव, यानी आधा चेहरा जो है वो सिंदूरी सा है, गेरुआ सा है, और आधा जो भाग है वह कोलतारी भैरव, यानी बहुत काला भयानक उस तरह का रखा गया है, भयानक। हाथों में चमचमाती सीधी खड़ी तलवार, तलवार जो है वो सीधे रखी गई है, आबदार, पानीदार, यानी चमक है, ऐसा लगता है कि अगर युद्ध में उतर जाए तो कुछ करतब दिखा देंगे। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है, तिरछा बेल्ट लगी हुई है जिसमें कारतूस रखे हुए हैं, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है, और इसको स्टील लुक कहते हैं अंग्रेजी में, वो उन सैनिकों की आंखों में दिख रहा है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी, भाई वाह। तो आप देखिए कि बार बार वो इसी चीज से शौक हो रहे हैं कि जो वर्ग अपनी चेतना जागृत करने के लिए जाना जाता है, यानी वो भी दिन में कुछ और काम करता है और रात में कुछ और काम करता है। उनमें कई प्रकार आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलबन। अब देखिए कि ये सब लोग जिसको कहा जाए कि डोमा उस्ताद के नेतृत्व में ये आ गए, और उनके लिए क्या संज्ञा दी है उन्होंने, उन्होंने उनके लिए संज्ञा दी है डोमा उस्ताद के लिए बलबन। अब ये जो बलबन है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें तो मुक्तिबोध जी ने ही किताब लिखी थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास पर किताब उन्होंने लिखी थी, भारत इतिहास और संस्कृति। इसी किताब में वो दिल्ली का मुस्लिम राज्य नामक एक टिप्पणी लिखते हैं, और उसमें सबसे पहले वो गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बलबन जो है ये शब्द कहाँ से और कैसे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा उतना पोर्शन में आपको पढ़ रहा हूँ कि जो मुक्तिबोध जी ने लिखा है बलबन के बारे में। गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जो योग्य सेनापति था, दिल्ली का शासक बन गया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। वह दास होने के कारण उसके वंश को गुलाम
वंश कहा जाता है। इस वंश में आगे चलकर इल्तुतमिश नामक राजा हुआ, जिसको अपने सामंतों के अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसने उनका दमन करके मालवा तथा सिंध को राज्य में मिला लिया। ध्यान से सुनिएगा, उसी वंश में आगे चलकर बलबन हुआ, जिसे एशिया तथा यूरोप में एक के बाद एक विजय प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध मंगोल सम्राट चंगेज खान की सेनाओं का प्रतिरोध करना पड़ा। उसने अपने प्रांत पतियों के विद्रोह को कुचला और हिंदू राजाओं को दबा डाला। भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थायी बनाने का उसने प्रयत्न किया। ये बलबन का परिचय मुक्ति बोध जी लिखते हैं, और इससे जो हमारी कविता से जुड़ता है तो बलबन का चरित्र ये आता है कि वो साम्राज्यवादी थे। साम्राज्य को स्थायी करने का जो नायक था, या इस अर्थ में कहें कि खलनायक था, वो बलबन था। तो डोमा उस्ताद की जो वो उपमा देते हैं वो उसी बलबन से देते हैं, यानी कि वह उसके नेतृत्व में ये तमाम लेखक, पत्रकार, कवि जो हैं वो एक तरह से साम्राज्यवादी चरित्र या प्रवृत्तियां अपनी प्रकट कर रहे थे। तो ये बलबन को लेकर के, बलबन शब्द को लेकर के ये एक कनेक्टिविटी बनती है। आगे देखिए, कहते हैं कि हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय। ये लोग जो मित्र जैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं? भूत पिशाच काय। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। उनके जो स्वार्थ है वो दिख गए हैं कि क्यों वो एक अपना नैतिक जीवन छोड़ करके और इस तरह के जीवन को वो जी रहे हैं। ये स्वार्थ यहाँ प्रकट होता है। छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। वह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। तो शोभा यात्रा के सहकर्मी ये लोग दिखाई देते हैं। तो फिर कहते हैं विचारों की फिरकी सिर में है घूमती, यानी कि ये इतनी पजल्ड स्टेट है कि समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन शत्रु है। ऐसी स्थिति वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है मृत्यु दल के साथ किसी मृत्यु दल। तो ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि किसका मृत्यु दल। ये कैसा भी मृत्यु दल हो सकता है, और इसको एक प्रतीक रूप में लेना चाहिए कि ये जो कुछ भी सभ्यता और नैतिकता का जो एक मेल होता है, एक तरह से उसकी मृत्यु जो है यहाँ पर दिखाई देती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आंखें उठी रोष भर। अब उस जुलूस के जो लोग जा रहे थे, जो इनके परिचित थे, उनमें से कुछ लोगों की आंखें इनकी ओर आई गुस्से में। हृदय में मानो कि संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? संगीन जैसी थी, उन तीरों जैसी थी जो उनकी दृष्टियों से चुभती थी। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को एकदम। दुनिया की नजरों से हटकर छुपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया, सब मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। तो उनका राज इन्होंने जान लिया, देख लिया, उनका असली चेहरा पहचान लिया। तो जैसा कि एक समझ होती है कि अगर कोई गवाह गलत काम को देखते हुए मिल जाता है तो उसको सजा दी जाती है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो उसी पीड़ा से जो नरेटर या काव्य नायक है वो यहाँ पर गुजर रहा है। उसको यह एहसास हो गया है कि ये लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके काले रहस्य को जान गया है। रास्ते पर भाग दौड़ धक्का पेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। तो गैलरी में अब तक देख रहे थे, लेकिन अब एहसास हुआ कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो वो भागे। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। और जो कुछ वो देख रहे थे वो अचानक टूटा, तंद्रा टूटी और सारे चित्र जो है वो
छिन्न भिन्न हो गए, यानी कि एक तारतम्यता जो अब तक कथा में बनी थी वो टूट गई, एक घबराहट आ गई। जब हम सपने में अपने ऊपर कोई आक्रमण देखते हैं या कोई संकट आता हुआ देखते हैं तो हम घबरा करके जाग जाते हैं। तो लगभग वही स्थिति इनकी यहाँ पर है। जागते हुए फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। तो ये जो उन्होंने सपने में देखा, तो स्वप्न में जो कुछ चीजें हुई उसको अपने वास्तविक जीवन से यहाँ जोड़ा, तब उनको समझ में आया कि अरे, कि ये जितनी भी लोग उस जुलूस में शामिल थे रात में, ये वही लोग हैं जो दिन में चेहरा बदल करके षड्यंत्र करते हैं, और ये कार्यालयों में फैले हैं, घरों में फैले हैं, दफ्तरों में हैं, और इन्हीं को उनके सच्चे रूप में देख लिया है और इसी की सजा मिलेगी। तो यहाँ पर आकर के ये जो हमारा तीसरा भाग है समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेशन वाली जो घटना है, पहचान लेने वाली घटना है, इस पर कुछ और चर्चा जो है वो करना आवश्यक है, और आलोचकों या उनके जो सहजीवी लोग रहे उनके माध्यम से देखना इसको थोड़ा सा आवश्यक है। तो ये परसाई जी ने अपने उक्त लेख मुक्तिबोध एक संस्मरण में एक जगह वो लिखते हैं, कोई सहज ही उनके समीप होना चाहता, मुक्तिबोध जी के कोई सहज ही उनके समीप होना चाहता या उनकी मदद करना चाहता तो वे सशंकित हो जाते। कहते, पार्टनर इसका इरादा क्या है? जो जो उनकी मुसीबतें बढ़ती गईं, ज्यादा कड़वे अनुभव होते गए, उनके कई विश्वसनीयों का चारित्रिक पतन होता गया, उनकी शंका बढ़ती गई। तो आप जो मृत्यु दल जो चल रहा है उसमें आप परसाई जी के इन शब्दों को कनेक्ट करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो जागृतावस्था है उसके साथ इन पंक्तियों को इन पंक्तियों का एक क्या मेल बैठता है। वे अपने को असुरक्षित अनुभव करते गए। अंत के 1-2 साल तो वे अपने चारों तरफ डर के कांटे लगाकर जीते थे। उन्हें लगता कोई भयंकर षड्यंत्र चारों तरफ से उन्हें घेर रहा है। यह स्थिति तब बहुत तीव्र हो गई जब सरकार ने उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया। इस बात को आगे लिखूंगा। तो ये उसी पुस्तक से जिसमें हमने बलबन के बारे में पढ़ा, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। तो उनको ये सशंका करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी वो लगातार उनके जीवन का एक सामान्य अंग थी। आगे भी इसी लेख में परसाई जी लिखते हैं, आपस में मित्रों में एक रस हो जाते, मगर तभी वर्ग चेतना जाग उठती तो अजनबी होने लगते। जबलपुर आए तो मेरे घर पर एक मित्र हनुमान वर्मा से मुलाकात हुई। हनुमान कॉलेज में पढ़ाते हैं, खूब यारबाश आदमी है। 2-3 दिन खूब मजे से उनसे मुक्तिबोध की जमती रही। फिर हनुमान अपने घर ले गया। वहाँ अच्छा सा सोफा था, डाइनिंग टेबल भी थी। मुक्तिबोध को खटका लग गया। वे शिष्ट व्यवहार करने लगे। लौटते वक्त रास्ते में मुझसे बोले, पार्टनर इस आदमी से अपनी कैसे पट सकती है? उसका सोफा देखो, डाइनिंग टेबल देखो, यह अपनी दुनिया का आदमी नहीं है। ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा, कुल 600-700 ही पाता है वह, अपनी ही दुनिया का आदमी है। पर यह बात गले उतरने में देर लगी। तो परसाई जी के इस कथन से भी आप समझ सकते हैं कि जो लेखक, अध्यापक, पत्रकार वर्ग था उसके प्रति वो हमेशा एक शंका
की दृष्टि रखते थे। इसी बात को उनके एक और संस्मरण लिखा है उनके ऊपर, बहुत प्रसिद्ध है कांति कुमार जैन। उन्होंने मुक्ति बोध जी पर जो संस्मरण लिखा है, तो उसका भी एक अंश आप सुनेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो अंधेरे में कविता में जो एक तरह से मृत्यु दल जो देखते हैं और उनके पीछे जो सैनिक छोड़े जाने की जो एक संभावना दिखती है उससे जुड़ता है। कहता है कि यदि कोई आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा होता तो उन्हें लगता कि वह सीआईडी का आदमी है और उनकी जासूसी के इरादे से उनका पीछा कर रहा है। कहते साले सरकारी कुत्ते। परसिक्यूशन मेनिया शायद इसी को कहते हैं। बीच बीच में यह मेनिया अभी भी उभर आता। उस रात भी उभरा। जुम्मा टैंक के बाएं कोने में एक पान बीड़ी की गुमटी थी। विद्रोही और मुक्तिबोध वहां रुके। जीवनलाल वर्मा विद्रोही इनके मित्र थे, अभिन्न थे, उनकी ये बात कर रहे हैं। तो विद्रोही और मुक्तिबोध वहां रुके। शेर छाप बीड़ी का एक कट्टा लिया। दुकान में टंगी रस्सी के जलते हुए सिरे से दोनों ने अपनी अपनी बीड़ियां सुलगाई कि एक नाटा सा भारी सा पसीने से गंधाता उलझे बालों और लाल आंखों वाला आदमी उस गुमटी पर आया। उसने भी बीड़ी का एक कट्टा लिया, एक बीड़ी सुलगाई, सुट्टा मारा और दुकानदार से कुछ खुसुर फुसुर की। शायद कट्टे के दाम अपने उधारी के खेत में लिखने को कह रहा हो, उधारी के खाते में लिखने को कह रहा। मुक्तिबोध विद्रोही को ठेलते हुए जुम्मा तालाब की अंधेरी सीढ़ियों तक ले गए। चारों ओर देखा, सीढ़ियों पर बैठे कि कहा, पार्टनर, आपने मार्क किया कि वह आदमी गुमटी वाले से क्या खुसुर फुसुर कर रहा था? जरूर मेरे बारे में दरियाफ्त कर रहा होगा। पार्टनर, हम लोग कल से अपने घूमने का रास्ता बदल लेंगे। अब यह जगह सुरक्षित नहीं रह गई। विद्रोही बोले, महागुरु, आप तो अब भी डरते हैं। वो आदमी एम्प्रेस मिल में काम करता है, शाम की पाली निपटाकर घर वापस लौट रहा है। उसके पास पैसे नहीं होंगे सो उधारी के लिए चिरौरी कर रहा होगा। आज महीने की 25 तारीख है। फिर आवाज लगाई, वामन्या इकड़े आ। वामन्या आया। मुक्तिबोध बेहद टेंस थे। विद्रोही ने वामन्या से पूछा कि उसकी मुलगी का बुखार अब कैसा है, उसे डॉक्टर को दिखाया या नहीं? बेचारा डॉक्टर के पास क्या जाता, उसे इस महीने की पगार मिलने में अभी 5-6 दिन बाकी थे। विद्रोही ने कहा, कोई बात नहीं, महाल के डॉक्टर प्रधान मेरी पहचान के हैं, मैं तुम्हें उनके नाम चिट्ठी दे दूंगा, वे तुम्हारी लड़की को दवा दे देंगे। वामन्या खुश हो गया। जब वह चला गया तो मुक्तिबोध जी विद्रोही जी से बोले, वाह साहब, आप भी खूब हैं, आप इन लोगों से दोस्ती रखते हैं, ये तो बिल्कुल अपन जैसे हैं, मैं तो फोकट ही डर रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुक्तिबोध जी एक साधारण से व्यक्ति पर भी, जो उन्हीं की तरह पान पर गुमटी पर कुछ सामान लेने आया है, बीड़ी ले रहा है, तो उस पर भी उनको ये शक है कि वो एक सरकारी जासूस है। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से कहती हैं कि मुक्तिबोध जी की जो कविता है अंधेरे में, इसके तीसरे भाग में जो प्रोसेशन और उससे जुड़े जो चरित्र हैं, वो उनके जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए ही चरित्र हैं, जिनके सपने भी काव्य नायक को बार बार दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में नंद किशोर नवल जी ने, उन्होंने लिखा है मुक्ति बोध जी पर, इसी पोर्शन से वो जुड़ता है। उनकी किताब है मुक्ति बोध की कविताएं बिंब प्रतिबिंब। तो उसमें वो अंधेरे में कविता पर ही ये लिखते हैं, इसी भाग पर जो लागू होता है कि नगर में सैनिक प्रशासन लागू है। काव्य नायक जो कि एक रात अपने कमरे में सोच विचार में पड़ा हुआ है, शोरगुल सुनकर यह अनुमान लगाता है कि कोई जुलूस आ रहा है और निश्चित होने के लिए गैलरी में जाकर देखता है। वह जुलूस कितना भयावना है, उतना ही वह जुलूस जितना भयावना है उतना ही रहस्यमय भी। वह सैनिकों और सैनिक अधिकारियों का जुलूस है, लेकिन वे सैनिक अधिकारी वस्तुतः पूंजीवाद के पक्षधर
पत्रकार, कवि, लेखक, विद्वान, विचारक, मंत्री, उद्योगपति और अपराध कर्मी है। वह वस्तुतः फासिज्म की वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार भूमि को बेपर्द करने वाला जुलूस है। मुक्ति बोध ने साफ शब्दों में कहा है कि यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। फासिज्म को विभिन्न आधार प्रदान करने वाले लोग जनता के हत्यारे हैं। स्वभावतः जब कोई उन्हें असली रूप में जान लेता है तो उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वे उसे जान से मार डालने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ सैनिक काव्य नायक को गोली मार देने के लिए दौड़ते हैं। तो इन्होंने इसको फासिज्म से जोड़ा है और ये इन्होंने स्थापना की है कि ये पूंजीवाद के पक्षधर पत्रकार, कवि, लेखक, विद्वान है। पर यहाँ ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये ऊपर से पूंजीवाद के विरोधी हैं दिन में, और रात में ये पूंजीवाद के पक्षधर दिखते हैं। तो ये एक छोटी सी बात इसमें मेंशन करने लायक एक लगी। और इसके बाद इसी स्थिति पर नामवर जी अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज में कहते हैं, वो भी इस भाग का एक उसका उसकी जो महत्ता है उसको रेखांकित करते हैं। कहते हैं कि अंधेरे में कविता के अंतर्गत स्वप्न कथा के रूप में 3 घटनाएं वर्णित हैं। किसी मृत दल की शोभा यात्रा, सैनिक शासन और जन क्रांति का सूत्रपात। स्पष्टतः पहली दोनों घटनाएं कवि की दृष्टि में अस्मिता के खोने का वस्तुगत कारण उपस्थित करती हैं। अस्मिता के खो जाने के कारण के रूप में ये प्रोसेशन दल की भी व्याख्या बन रही है। किसी मृत दल की शोभा यात्रा और सैनिक शासन के आतंक से अस्मिता के खोने की बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। संदर्भ की भयावहता अस्मिता के बोध की तीव्रता को और भी उभार देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो घटना है यह आलोचकों के बीच कोई साधारण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण घटना ये मानी जाती है। इसी के साथ एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा अशोक वाजपेयी जी का। उनका एक लेख था मुक्तिबोध जी पर, भयानक खबर की कविता। तो वो भी अंधेरे में पर कुछ जो बात करते हैं वो किस एंगल से करते हैं इसको समझिए, क्योंकि ये कविता के शिल्प से जुड़ता है। कहते हैं कि मुक्तिबोध ने अपनी कई कविताओं में जासूसी कहानी के ढांचे का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो किसी अन्य रचना पर है, लेकिन आगे वो अंधेरे में पर इसी बिंदु से जोड़ करके कहते हैं कि अंधेरे में कविता में भी इसी ढांचे का सहारा लिया गया है। उसमें रात को चलता एक विचित्र प्रोसेशन है जिसके बैंड दल में कई प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और जिसमें कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, प्रकांड आलोचक, विचारक, कविगण, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान और यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद शामिल है। फिर आगे वो अगले ही भाग की बात करते हैं, भागों की, कि सिरफिरे की बात करते हैं, लेकिन उसे अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि इस भाग से संबंधित इतनी की ही बात करते हैं। पर कुल मिला करके इस कविता के शिल्प को अगर देखें तो जासूसी कहानी के ढांचे को अशोक वाजपेयी जी रेखांकित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के शिल्प पर और प्रोसेशन दल की घटना पर और टोल्स्टॉय के दिखने पर ये पूरा भाग जो है ये केंद्रित है। तो ये तो इसका एक तरह से पाठ हुआ, लेकिन क्या कुछ निष्कर्ष रूप में भी हम इसमें कुछ बातें जोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रात है वो रहस्य खोल देती है। यानी रात को सिर्फ रात के रूप में ना लें, एक सुनसान जगह के रूप में लें जहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं।
फिर वो कहते हैं कि कहा जा सकता है कि जो दिखता है वह होता नहीं। एक संशय हमेशा बना रहता है, यानी कि जो कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कुछ बहुत करीबी दिख रहा है, वो एक नाटक हो सकता है। इसके लिए एक शब्द अगर इस्तेमाल करें वो है विश्वासघात। यानी कि कवि को या काव्य नायक को विश्वास अपने ही जीवन के लोगों पर नहीं होता। उसे लगता है कि ये आ, उस पक्ष के हैं जो कि एक शोषण का माहौल बनाती। फिर एक बात जो सामने आती है वो ये है कि परिवर्तन लाने वाले या सच को समझने वाले का जो जीवन है वो खतरनाक होता है, यानी कि उसको खतरे में जीना पड़ेगा। ये बात स्थापित करती है अंधेरे में कविता का यह तीसरा भाग। और निश्चित रूप से जो बात समझ आती है वो ये आती है कि जो बहुत आदर्शवादी दिख रहे हैं या जो बहुत कारगर दिख रहे हैं, इस भाग के अनुसार असली खतरा उन्हीं से होता है। तो ये सब कुल मिला करके ये अंधेरे में कविता के तीसरे भाग पर हमने बात की, और फिर अगले वीडियो में हम शेष भागों पर चर्चा करेंगे।